वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। एक और सूचना है, 68 बीपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज अगले महीने से चलाया जाएगा, जो एकदम फ्री होगा। 150 क्वेश्चन का बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर चलाया जाएगा। जैसा बीपीएससी का क्वेश्चन का वेटेज रहता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज, उसके बाद साइंस का वेटेज रहता है, करेंट अफेयर्स सारे इंक्लूड कर 150 क्वेश्चन का हर रोज़ एक टेस्ट सीरीज डाला जाएगा। और ये आने वाले नवंबर में, 15 नवंबर के आसपास के बाद आपको रोज़ाना 68 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन दिया कि प्रायद्वीपीय भारत का द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है। द्वितीय का बात कर रहा है और बृहत्तम मतलब बड़ा होता है, बेसिन बात कर रहा है, मुहाना का बात कर रहा है। ठीक है, बेसिन कौन सा है तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो कृष्णा बेसिन है। कौन सा बाबू, कृष्णा बेसिन। प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं, जो ये भारत है दक्षिण भारत, तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत जो दक्षिण भारत है वह हमारा तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के 3-4 प्रमुख नदी है, जैसे गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद कावेरी है, उसके बाद पेरियार है। ठीक है, और क्या बात कर रहा है, द्वितीय बृहत्तम बेसिन का बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, कृष्णा बेसिन हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रथम बोलेगा तो बाबू गोदावरी हो जाता। ठीक है, बोलेगा प्रायद्वीपीय भारत का प्रथम बृहत्तम बेसिन कौन सा हो जाएगा तो वो गोदावरी होता, लेकिन द्वितीय का बात कर रहा है तो कौन सा होगा, कृष्णा बेसिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है, इसका बारे में बात कर रहा है। जो नेशनल एटलस होता है उसका मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है बाबू, ये कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो मिलान करने वाला है, फसल दिया हुआ है और इधर फसल की तरफ बीमारी दिया हुआ है। अब हम लोग मिलाते हैं फसल में कौन कौन से बीमारी होता है उसके बारे में। ब्लैक रस्ट दिया हुआ है, ये गेहूं को होता है, किसको होता है, सॉरी ब्लैक रस्ट किसको, गेहूं को ही होता है। स्टेम रॉट का बात करेगा, स्टेम रॉट चावल में होता है, किसका होता है, चावल में होता है। और वाइट रस्ट बाबू जो है ना वो सरसों में होता है, किस में होता है। अब एक बच गया है, तो अर्ली ब्लाइट जो होता है वो आलू को होता है, किसको, अर्ली ब्लाइट आलू को। इस तरह मिलाएगा तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, उसके बारे में बात कर रहे थे। ये तो आसान क्वेश्चन है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी और उल्का पिंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। खगोलीय पिंड का बात कर रहा है तो ये सारे खगोलीय पिंड ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कौन सा, कोडाइकनाल का बात कर रहा है, किस पर्वत श्रृंखला पे है तो याद रखिएगा कहाँ पे है बाबू, ये पालनी, कौन, पालनी पर्वत श्रृंखला पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग बाबू, जो भारत हमारा है वो 7वें नंबर पे है, कितने, 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार है। और जनसंख्या के अनुसार बोलेगा तो दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर हम लोग हैं जनसंख्या के अनुसार। लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से हमारा दुनिया में 7वां स्थान भारत रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। किसका बारे में बात कर रहा है, दक्षिण एशिया है, इसके बारे में बात कर रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा थार मरुस्थल है। कौन सा, थार मरुस्थल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है। तो याद रखिएगा जो भी नेशनल इनकम होता है भारत का उसमें सबसे ज़्यादा योगदान का बात कर रहा है तो किसका, तृतीय क्षेत्र का होता है। इकोनॉमिक्स में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है ये आईटी सेक्टर से संबंधित होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो खनिज उर्वरक नहीं होता है, इसमें खाद्यान्न की चीज़ होता है, प्रोडक्शन जहाँ होता है, जैसे बड़े बड़े खदान, कोयला खदान हो गया आपको, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो हो जाता है द्वितीय क्षेत्र में। प्रथम क्षेत्र का बात करेगा तो प्रथम क्षेत्र में उस चीज़ को रखते हैं जो प्राकृतिक से जुड़ा होता है, जैसे आपको कृषि करना, पशुपालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, ये सब किस में आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में खनन चीज़ आता है, खनन वनन प्रोडक्शन जहाँ पे होता है कंपनी टाइप का। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो होता है वो आईटी सेक्टर होता है। तो भारत में नेशनल इनकम का सबसे बड़ा स्रोत जो सर्वाधिक योगदान किसका है वो तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। राज्य को आवश्यक बुराई किसने माना था, इसमें से दिया हुआ है नाम, इनमें से किसने माना था राज्य को आवश्यक बुराई। तो कौन माना था बाबू, तो टॉमस पेन जो था ना, वही बोला था कि किसी भी देश का राज्य जो है वो एक आवश्यक देश के लिए बुराई है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपनी पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्याज जो होता है बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देती है, उसको क्या कहलाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो उसको बाबू मुख्य ऋण दर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य ऋण दर कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। किस झील के बारे में बात कर रहा है, रेणुका झील के बारे में। रेणुका झील कहाँ है बाबू, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। देर संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी बाबू, तो कितनी, 7 थी। सबसे आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची ऐसा विषय होता है, वो केंद्र और राज्य कोई भी उस पर कानून बना सकता है। तो वही बोल रहा है कि समवर्ती सूची का इसमें कौन सा विषय है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसमें विवाह एवं तलाक जो है ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। क्या बात कर रहा है कि किस आर्टिकल में संसद का जो सचिवालय है उसके बारे में दिया गया है। तो याद रखिएगा किस में दिया गया है बाबू, आर्टिकल 98 में। कहाँ, आर्टिकल 98 में संसद के सचिवालय के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बात कर रहा है। यहाँ आपको सारे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा तभी आप बता सकते हैं। दिया हुआ कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुआ था, ये बात सही है। किसका किसका हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी बात सही है। बोला कि सबसे अधिक उम्र तक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, ये बात गलत है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किसके बारे में बात करें, सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में डाला गया था, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा बाबू 21वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का संबंधित अनुच्छेद पूछ रहा है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है बाबू, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। बोल रहा है उपसभापति राज्यसभा से ही चुने जाते हैं। बोल रहा है कि किस आर्टिकल में इनके बारे में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, 89 में दिया हुआ। कहाँ पे, 89 में दिया हुआ है, आर्टिकल 89 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले वाले जो 18 करा चुका हूँ उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया था। तो ईवीएम से सबसे पहला बार जो चुनाव हुआ था वो केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है। क्या बात कर रहा है, यहाँ विधान परिषद का बात कर रहा है। बोला कि सदस्यों का संख्या कम से कम कितना होता है, कम से कम का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कम से कम 40 होता है। कितना, कम से कम 40। विधान परिषद अभी तक भारत में 6 राज्य में लागू है। कितने, 6 राज्य में लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ है, माने राज्याभिषेक का बात कर रहा है। किस मुगल सम्राट का हुआ था 2 बार। तो याद रखिएगा किसका हुआ था बाबू, तो औरंगजेब का हुआ था। किसका, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, अपने भाइयों से 2 बार लड़ा था और उन्हीं के मारने के बाद 2 बार राज्याभिषेक कराया था। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से। देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। अकबर के बारे में दिया है, तो अकबर आईने 10 साल। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देता है, तो प्रतीक मुद्रा चलाया था। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं, तो इल्तुतमिश जो है चहलगानी अमीर, चालीसा दल किसने बनाया था उसी के बारे में है। तो ऑप्शन सी इल्तुतमिश का 2 हो जाएगा, शेरशाह सरक आजम। ठीक है, इस तरह मिलाएंगे हम लोग तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व प्राप्ति में जब्ती प्रणाली निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रचलित था।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब्ती प्रणाली का बात कर रहा है, किसके शासनकाल में प्रचलित था, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो बाबू ये अकबर के काल में, ठीक है। अकबर के काल में जो राजस्व प्राप्ति था वो जब्ती प्रणाली पर निर्भर था, बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था, इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ पुर्तगाली लोग आए थे, बोला कि कौन सा पुर्तगाल का नहीं था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, नूनिज तो था, डोमियांग पायस था, बारबोसा था, निकोलो कोंटी जो था ये इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ गलत कथन का बात कर रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जैन धर्म में आत्माओं को मान्यता दिया गया है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी बात सही है। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दिया गया है, ये भी बात सही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। क्या बात कर रहा है? 22वें तीर्थकर का बात कर रहा है। कौन थे? पार्श्वनाथ का बात कर रहा है, ये भी बात सही है। नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे इसके बारे में बोल रहा है कि वो 22वें तीर्थकर थे, 22वें तीर्थकर नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन कितने नंबर के तीर्थकर थे इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि गलत कथन का चयन करना है, तो वही ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। मगध की राजधानी बाबू बहुत बार बना है, 3 जगह 4 जगह बना है, लेकिन जो उसका राजधानी था उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, राजगृह, पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी जो थी वो राजगृह में थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी के किनारे है। क्या बात कर रहा है? चनहुद्रो का बात कर रहा है। तो चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में बात कर रहा है। याद रखिएगा, वो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ? सिंधु नदी के, जिसमें हुद्रो आ जाएगा ना, जैसे मोहनजोदड़ो, ये भी सिंधु नदी। चनहुद्रो कहाँ पे है? सिंधु नदी। जिसमें हुद्रो आ जाएगा वो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के परिच्छेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद का बात कर रहा है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, किसके लिए किया गया है बाबू? गाय के लिए किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम बंगाल समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था। क्या बात कर रहा है? कौन सा ऐसा समाचार पत्र बंगाल का था जो वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, सोम प्रकाश जो था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी। यहाँ पे आंदोलन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले आंदोलन संबंधित घटना कौन हुआ था, इस ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर स्वाधीनता दिवस की घोषणा, फिर दिया हुआ है नमक सत्याग्रह, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। बोला कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, तो घोषणा हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ना 1929 में, उसी समय स्वाधीनता दिवस की घोषणा किया गया था। नमक सत्याग्रह कब चला था? तो 12 मार्च से चला था, 1930 में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन बाबू नमक सत्याग्रह के बाद ही ना चालू हुआ था, 1930 में 6 अप्रैल से चालू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बात करेगा तो ये नवंबर में चला था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्वाधीनता दिवस की घोषणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है। 30 नंबर दिया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्नलिखित में से किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था, ठीक है। लॉर्ड रिपन, इसका कार्यकाल पूछेगा तो 1880 से लेकर 84 तक था, ठीक है। इल्बर्ट बिल यही लाया था, उसको इल्बर्ट बिल के चलते अंग्रेजों ने एक विद्रोह किया था, उसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा बाबू? माइक्रोफोन। कौन सा हो जाएगा? माइक्रोफोन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो घरेलू विद्युत तार होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समानांतर क्रम, ठीक है। तो अगर श्रेणी क्रम है, एक होता है समानांतर क्रम, इस तरह, ठीक है। और बोल रहा है जो घर में हम लोग का तार लगा रहता है, विद्युत तार, वो किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? तो याद रखिएगा, वो समानांतर होता है, ठीक है। समानांतर श्रेणी से जुड़ा रहता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
आगे दिया कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी में एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का, किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। निम्न ताप के बारे में बात कर रहा है, इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, रॉकेट में। ठीक है, रॉकेट में किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। क्या बात कर रहा है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, 35 नंबर क्वेश्चन। तो इसे याद रखिएगा, एक्स किरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्नलिखित में से किस में होता है। जैव विविधता का बात कर रहा है कि अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है, उसके बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। तो याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है जल प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, अनुपयुक्त कृषि क्रियाएं, फिर दिया हुआ प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों का विनाश। तो इसमें सबसे अच्छा जो होगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों का विनाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत घंटी होता है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है। तो बाबू उसमें लिंक लेंस सेल का, किसका, लिंक लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। समांग और विसमांग होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बोला कि समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है, बात कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, जो कुहासा है ना वो समांग मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है। परमाणु होता है, मान लेते हैं इसको परमाणु, ये हो गया नाभिक। बोल रहा है कि नाभिक जो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है इसमें, तो बोल रहा है कि नाभिक का त्रिज्या किसके बराबर होता है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा वो 10⁻⁻15 m 15, ठीक है, मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यानी रक्त का थक्का अगर बनता है तो किससे हम लोग पता लगाते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सोडियम 24। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में बायों से दाएं जाने में निम्नलिखित में से किसका मान बढ़ता है। जो मॉडर्न आवर्त सारणी है उस आवर्त में बाएं से, कहाँ से, बाएं से दाएं जाने पर किसका मान बढ़ता है। आसान क्वेश्चन है, किसका बढ़ता है बाबू, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, NaHCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खाने वाला सोडा का बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्केन श्रेणी सामान्य सूत्र होते हैं। यानी एल्केन का यहाँ पे सूत्र पूछ रहा है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है बाबू, क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। किसके बारे में पूछ रहा है, क्रोलाइट के बारे में पूछ रहा है कि किस धातु का अयस्क है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका, एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं के यातायात प्रबंधन कहा जाता है। क्या बात कर रहा है, यातायात प्रबंधन किसको कहा जाता है, तो वो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, इसको गोल्जी काय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है। आरएनए का बात कर रहा है, आरएनए के संबंध में सही का बात कर रहा है, कौन सा कथन, इसके बारे में देखते हैं। दिया हुआ है, इसमें पढ़ते हैं, इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होता है, ये बात गलत है। और इसमें बेस थाइमिन, गलत नहीं है, राइबोसोम शर्करा होता है इसमें। ठीक है, ये बात सही है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ये भी बात सही है। यहाँ केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों पाया जाता है, ये भी बात सही है। तो इनमें से सभी, तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, ये आरएनए से सभी संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुकंदर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है। बीट जो होता है चुकंदर, बोझा कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है।
तो याद रखिएगा इसमें बीटानीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? बीटानीन पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? असूत्री विभाजन का बात कर रहे हैं, किसमें होता है बाबू? अब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग मिला सकते हैं। असूत्री विभाजन जीवाणु में तो होता ही है, नील हरित शैवाल इसमें भी होता है और अमीबा में भी होता है। तो इस तरह राइट आंसर इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि फ्लाई रेस प्रदूषण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या फ्लाई एश क्या बात कर रहा है? तो फ्लाई एश प्रदूषण है एक, बोल रहा है किससे संबंधित है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। किससे है? ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि चेरनोबिल दुर्घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना जो होता है वो यूक्रेन में हुआ था और ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।